तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो जैसे अर्थ जो है एक बहुत बड़ा मास है, मास का गोला है अर्थ। अब इसमें अगर देखिए इस कलम को रखते हैं, छोटा मास है कलम, छोड़ दिए तो वो सेंटर के अर्थ के सेंटर की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब दिखाई नहीं पड़ता, इधर अगल बगल में इसका असर होता है। असर आप देख सकते हैं कि ये फोर्स लगा के खींचता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप करता है अगल बगल में, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड दिख नहीं रहा है लेकिन उसका असर आप देख सकते हैं। ये अर्थ है, और इससे कुछ हाइट पे आप कोई पार्टिकल दूसरा रख देते हैं एम मास का, तो ये अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको खींचने लगती है। उसी तरह से कोई भी मास रख देंगे, यहाँ पे तरबूजा रख दिए, वाटरमेलन, और इधर मटर रख दिए, तो मटर का मास एम नॉट बोले। टेस्ट करने के लिए इसको रखे कि इसमें क्या होता है, इसलिए इसका नाम होता है टेस्ट मास। और ये मेन हीरो है, इसका मास होता है सोर्स मास। तो सोर्स मास बहुत बड़ा है और टेस्ट करने वाला जो मास है वो छोटा है। तो देखते हैं कि अपने सेंटर की तरफ इसको खींचना शुरू कर देता है, मतलब इस पे फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको खींच ले रहा है अपनी तरफ। तो अर्थ के सामने में एक कलम रख दिए तो उसको खींचने लगा अपनी तरफ। अर्थ की तुलना में कलम हो गया बहुत छोटा, उसका मास को टेस्ट मास बोले। तो जहां तक इस टेस्ट मास पे असर होगा इसका, वो सारा जगह, ये सब सारा जगह वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कोई सोर्स मास है, उसके सामने में जितने दूर तक टेस्ट मास पे फोर्स लगता रहेगा, उतना सारा स्पेस कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मतलब यही जगह, यही स्पेस को ही बोलते हैं। स्पेस जो था अराउंड सोर्स मास, स्पेस अराउंड सोर्स मास, up to which a test mass, इसको बोले टेस्ट मास एक्सपीरियंसेस, टेस्ट मास एक्सपीरियंसेस a gravitational force, a gravitational force। तो उसी को बोलते हैं, इसी स्पेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस, वो जगह, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस around the source mass up to which a test mass experiences a gravitational force। तो जैसे अर्थ एक गोला है, ये अर्थ का, यहाँ पे कलम रख दिए तो खींच रहा है, इधर भी रखेंगे खींचेगा, इधर भी रखेंगे खींचेगा, इधर भी रखेंगे खींचेगा। तो जितने दूर तक इसका ताकत है उसको अट्रैक्ट करने का, वो जगह कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ गया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। अर्थ के बदले अगर टमाटर यहाँ रख दीजिएगा, टमाटर के सामने में मटर का दाना जितने देर तक खींच सकता है, वो कहलाएगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए, अब इसका ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है? तो नया टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मेजरमेंट करना है कि कितना ताकत से खींच रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी है? अट्रैक्टिव फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, हमेशा अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं करता है। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसका? ऑफ सोर्स मास। इस सोर्स मास को, इसको खींचने का ताकत जितना ज्यादा होगा वही कहलाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास को ई से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? ई। अब देखिए ये सोर्स मास है एम कैपिटल, इसके सामने में एक टेस्ट मास एम नॉट रख दिए हैं। टेस्ट मास कितना रख दिए? एम नॉट। तो उसको ये कितने फोर्स से खींच रहा है? एफ फोर्स से। यूनिट टेस्ट मास रखेंगे तो कितने फोर्स से खींचेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ 0.2 kg का मास रखा तो एफ फोर्स से खींच रहा है। अगर 1 kg का रख देंगे तो कितने फोर्स से खींचेगा? तो इट इज द
gravitational force acting on unit test mass, gravitational force of attraction, gravitational force of attraction. It is the gravitational force of attraction on unit test mass due to the source mass. तो अगर इस टेस्ट मास को इकाई कर दें, 1 यूनिट कर दें, तब कितना फोर्स लगेगा? तो उसी को ताकत बोलते हैं, इसकी ताकत। अगर यूनिट मास को ये ज्यादा जोर से खींचेगा तो इसकी ताकत ज्यादा है, कम जोर से खींचेगा तो कम ताकत है। E इक्वल टू एफ बाई एम नॉट बोलते हैं। एम नॉट को एफ से खींच रहा था, एम नॉट मास को कितने से खींच रहा है? ये एफ फोर्स से खींच रहा है। तो यूनिट मास रखेंगे तो कितने फोर्स से खींचेगा? एफ बाई एम नॉट से। इसी को इसका स्ट्रेंथ बोलते हैं, एफ बाई एम नॉट को स्ट्रेंथ बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। यूनिट मास को कितने फोर्स से खींच रहा है? सोर्स मास। अर्थ को मान लीजिए सोर्स मास, इसके सामने में मान लीजिए कि आपने 0.2 केजी का एक मटर का दाना रख दिया, तो उसको एफ फोर्स से खींच रहा है। अगर 1 केजी का रहता तो कितने से खींचता? तो वो कल आएगा एफ बाई एम नॉट। यहां लिखा हुआ यही चीज, एफ बाई एम नॉट। ई बराबर एफ बाई एम नॉट। ये जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ, एफ बाई एम नॉट। नेट फोर्स ऑन यूनिट केजी मास, एफ बाई एम नॉट हो गया वैल्यू उसका। कितना वैल्यू हो गया? एफ बाई एम नॉट। एफ बाई एम नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। ये फॉर्मूला है, याद रखिए इसको। तो जिस पे फोर्स निकालना है उसका मास 1 कर दिया। तो इसको फिर से देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट सोर्स मास निकालना है आपको, स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट सोर्स मास निकालना है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट सोर्स मास है, एम मास का कोई सोर्स है, सोर्स मास। मान लिए कटल रखा हुआ है, उसको पॉइंट मान लिए, उसका मास एम है। इसके सामने में आपको निकालना है आर दूरी पे कितनी इसकी ताकत है। इसकी ताकत यहाँ कितनी है? ताकत मतलब अट्रैक्ट करने की ताकत। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मास रख देते हैं। यूनिट मास मतलब यूनिट टेस्ट मास, इसी को बोलते हैं यूनिट टेस्ट मास। क्या रख दिया? यूनिट टेस्ट मास। वहां पे क्या रख दिया? यूनिट टेस्ट मास। अब जितने जोर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा वो कल आएगा इसका स्ट्रेंथ। यूनिट टेस्ट मास रख दिया, तो कितने जोर से ये अट्रैक्ट करेगा तो उसी को ई बोलेंगे। इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे सोर्स मास का ताकत। तो निकाल दीजिए फोर्स वाला फॉर्मूला लगाइए, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ही है ये। क्योंकि ई का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे? एफ बाई एम नॉट। तो एम नॉट का वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो ई को क्या बोलेंगे? फोर्स बोल देंगे। एम नॉट का वैल्यू यहाँ पे एम नॉट है, उसका वैल्यू 1 कर दिए तो ई को बोलेंगे फोर्स। तो फोर्स निकालिए एम नॉट का वैल्यू 1 करके। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? जी एम इंटू 1 m1 m2 m1 m इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट मास पे कितने से खींच रहा है? यूनिट मास से यहाँ रखिएगा तो ई लिखना है, एम नॉट लिखिएगा तो एफ लिखना है। एम के सामने में दूसरा मास m1 m2 लिख दिए तो एफ लिखते हैं, m2 का वैल्यू 1 कर दिए तो ई लिखेंगे। तो ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन आप देख ही रहे, पी से लेके ये ए पॉइंट है तो एपी की तरफ डायरेक्टेड। डायरेक्शन इज अलोंग पी ए वेक्टर, अट्रैक्ट करता है पी से ए की तरफ। तो पॉइंट सोर्स मास के चलते आर दूरी पे स्ट्रेंथ हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर।
तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता था ना जी, m1 m2 g m1 m2 r स्क्वायर। m2 को 1 कर देना है खाली बस, तब f की जगह e लिख देना है। m2 को 1 कर देना है तो f की जगह e लिख देना है। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, m2 की जगह 1 कर देंगे तो इसको f नहीं लिख के e लिखेंगे। जब m2 1 हो जाएगा तो f हो जाएगा e के बराबर, f हो जाएगा e के बराबर। तो यूनिट मास को खींचने का ताकत, तो ये फॉर्मूला आज के बाद याद रखेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 kg मास at a distance 60 meter from it, at a distance 60 meter from it पूछा। तो ये 1000 kg का मास है, 1 क्विंटल हो गया, 100 kg 1 क्विंटल होता है, 1000 kg। अब क्या है कि यहाँ से आपको 60 मीटर पे निकालना है इसका ताकत। तो यहाँ यूनिट मास रख देंगे तो ई हो जाएगा यहाँ पे 60 मीटर पे gm/r स्क्वायर। तो gm/r स्क्वायर, आर हो गया 60, जी ये एम हो गया 1000 kg, और जी आपको पता है जी का वैल्यू 6.67 10 पावर -11, और एम कितना है 1000, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60 मीटर। इसको डिवाइड कर दिया, ताकत आ जाएगा न्यूटन पर केजी में, ताकत आ जाएगा न्यूटन पर केजी में। यही फॉर्मूला लगा दिया, gm/r स्क्वायर। फोर्स निकालना होता है तो क्या बोलते हैं, gm इंटू 1/r स्क्वायर, तो वही फोर्स E बन जाता है जब यहाँ पे 1 लिखा हो। ये फोर्स ही है जब m2 1 हो जाता है। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना, एक जीरो कट जाएगा, 10 पावर 2 उधर घट गया, 10 पावर -9 हो जाएगा, 6.7/6 इंटू 10 पावर 9 हो गया, 6.67/6 इंटू 10 पावर -9 न्यूटन पर केजी लिखो। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आप कितना आता है वही आंसर। हाँ 6 का स्क्वायर करना है तो 60 से एक बार और डिवाइड कीजिए तो एक और कट जाएगा, तो 36 हो गया, एक 10 और कट जाएगा उसका, तो एक 10 बच जाएगा यहाँ। कितना आ गया, डिवाइड करो उसको, डिवाइड करके बताओ कितना आता है, सॉल्व कर लीजिए उसको, कितना gm/r स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे बैठा देना है, सिंपल क्वेश्चन। तो r दूरी पे हो गया gm/r स्क्वायर, और ये वेक्टर है, कितना है आंसर। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो एक दे दिए यहाँ 5 kg का मास, और एक दे दिए 3 kg का मास, और टोटल दूरी है 10 मीटर। अब कहां पे स्ट्रेंथ 0 होगा वो निकालो। ये ए बी पॉइंट पे, फाइंड द पॉइंट एट विच स्ट्रेंथ इज 0, फाइंड द पॉइंट ऑन ए बी फ्रॉम ए एट विच नेट स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ द मास इज 0। ड्यू टू बोथ द masses इज 0। अब दोनों खींच रहा है एक दूसरे की तरफ, तो इसमें 0 होगा क्या कहीं पे। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट मास रख देंगे। तो यूनिट मास रख देंगे किसी पॉइंट पे, यूनिट मास। अब ये वाला 5 kg वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, नजदीक में है, तो नजदीक में है तो ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, और तो इसलिए दूर में रखना होगा, छोटे वाले के करीब में रखना होगा। तो छोटा वाला ये यूनिट मास को इधर अट्रैक्ट करेगा E1 से, और बड़ा वाला उधर अट्रैक्ट करेगा E2 से। तो P पॉइंट यहां से मान लेते हैं, छोटे वाले से x दूरी पे रख दिए, छोटे वाले के आसपास रखना है। ये हो जाएगा 10 - x, क्या हो जाएगा 10 - x। अब नेट 0 कब होगा, जब E1 E2 कैंसिल हो जाएगा, सिंस EP को बोलते हैं E1 - E2 बराबर 0। तो ये हो गया E1 बराबर E2,
E1 बोलो यहां से कितना होगा, GM बाय 3 kg के चलते हैं हम लोग को कितना, 3 kg के चलते 3 kg वाला खींच रहा है इधर की तरफ E1, तो G इंटू 3/x², और ये 5 kg वाला उधर खींच रहा है E2 से, G इंटू 5/10 - x², तो G कट गया, तो कितना आ गया, 10 - x को ऊपर ले चलते हैं और 3 को नीचे ले आते हैं, 5/3 हो गया, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 10 - x/x हो गया √5/3, प्लस माइनस √5/3 होगा, लेकिन ये डिस्टेंस का रेशियो है इसलिए खाली प्लस लेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, उसका रेशियो नेगेटिव नहीं हो, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 10/x = हो गया 1 + √5/3, x हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1 + √5/3। अब इसको सॉल्व कर लेगा तुम तो आंसर आ जाएगा, खाली बैठा रहेगा तो नहीं आएगा, √5/3 निकालो और सॉल्व करो, तो ये हो गया 0। ये दोनों घटा के 0 आना है, तो E2 - E1 लिखे चाहे E1 - E2 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी लिख सकती है, वाई नॉट नहीं बोलेंगे उसको। दाहिने साइड हम लोग को ज्यादा लिखने की आदत होती है, आगे घर से निकलते हो बाहर तो पीछे चलते हो कि आगे चलते हो, इंसान जब से पैदा लेता है तब से आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए आगे वाला पहले बाद वाला बाद में लिख देते हैं, इसको E2 - E1 भी लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा जी, 0 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो वो E2 - E1 हो जाएगा, दो वेक्टर का अंतर है, ये -b लिखे है चाहे b - a लिखे है, और 0 ही होना है जब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होना है, E1 = E2 को E2 - E1 = 0 लिख सकते हैं, या E1 - E2 = 0 लिख। दूसरा क्वेश्चन, मान लो यहाँ 4 कॉर्नर पे रख दिए हैं 4 मास, इक्वल मास रख दिए, यहाँ भी mkg है, यहाँ भी mkg है, और यहाँ भी mkg है, और यहाँ भी mkg है, और सेंटर पे स्ट्रेंथ निकालना है, नेट स्ट्रेंथ, इसका दूरी a यूनिट है, ये यूनिट है, a यूनिट है, स्क्वायर है, फाइंड द, चारों मास के चलते नेट स्ट्रेंथ एट द सेंटर, नेट स्ट्रेंथ एट द सेंटर, ये निकालो, सेंटर ऑफ स्क्वायर ड्यू टू 4 मासेस, चारों मास के चलते, निकाल के बताओ कितना आता है, जल्दी से, फॉर्मूला तुम जान गए हो, अपने से बना के दिखाओ मेरे को, कितना आता है नेट स्ट्रेंथ एट द सेंटर,
कितना आया आंसर? कोई लिखा कितना आया? कोई स्टूडेंट? कोई नहीं लिखा, बैठा हुआ है। क्या कर रहा है जी तुम लोग? का आंसर कितना होगा बताओ ना जी। तो देख के पता चल रहा है आंसर, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है। बहुत पगला सा बैठा रहता है, खाली तुमको स्पून फीडिंग वाला हालत हो गया कि सब खाना खिला दे पापा मम्मी, है ना। मास्टर जो है तुमको पढ़ा रहा है, अपने कुछ मेहनत नहीं करेगा, सब मास्टर पढ़ा दे, तुम बैठ के खाली नोट करते रहेगा। अपने से जा पाता है कि नहीं जी अकेले? यहाँ से स्टेशन, घर से निकल के स्टेशन, उसके लिए भी आदमी की जरूरत होती है। तो जहां पे निकालना है स्ट्रेंथ वहां वन रखते हैं, वन 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 रख देंगे, वन 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 रख देंगे, वन रख दिए। अब ये एम के जी था, अब के जी था। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एक पॉइंट से आर दूरी पे फॉर्मूला होता है, एम मास के सामने में वन रखेंगे तो इधर खींचेगा जी एम बाय आर स्क्वायर, इसको याद रखते हैं। ये तो अभी बनाए थे ना, 3 सवाल तो किए हम लोग, 2 बार फॉर्मूला लिखे, 1 बार सवाल किए, 3-4 बार तो लिख चुके हैं इसको। तो कितना होगा जी? ये इसको पहले खींचेगा, कितने से खींचेगा उससे मतलब भी नहीं, खाली दिमाग में सोच लेंगे। तो ये दूरी एक्स अगर है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ये खींचेगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर से, ई का वैल्यू हो जाएगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला मास एम है तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा वाला कितने से खींचेगा? तो वो भी उतना ही दूरी पे, तो अपनी तरफ खींचेगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर, तो इतना ही हो जाएगा। तीसरा वाला कितने से खींचेगा? ये भी उतना ही से खींचेगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर, उतना ही हो जाएगा। ये कितने से खींचेगा? उतना ही से खींचेगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर। सब बराबर खींचातानी करेगा तुमको तो तुम कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, नेट जीरो हो जाएगा, जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेट जो है स्ट्रेंथ एट सेंटर जीरो न्यूटन पर किलो, यही हो गया आंसर। वो इसको, ये वाला मास इसको बुलाएगा, आजा मेरे पास, कितने से? जी एम बाय एक्स स्क्वायर से। ये भी इसको बुलाएगा, आजा मेरे पास, कितने से? जी एम बाय एक्स स्क्वायर से। ये भी बुलाएगा कितने से? जी एम बाय एक्स। ये भी बुलाएगा जी एम बाय एक्स स्क्वायर। आर दूरी है तो जी एम बाय आर स्क्वायर, एक्स दूरी है तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल। सो नेट जीरो। समझ गया तो यस लिखो। सिंपल क्वेश्चन दे के गए थे, थोड़ा ध्यान हिलाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो वो भी नहीं बनाया। नेक्स्ट, अब मान लो कि कोई रॉड है, बहुत थिन रॉड है, तो पार्टिकल के लिए तुम फॉर्मूला सीखा। कोई थिन रॉड है और इसका ताकत निकलना, इतना बड़ा कलम है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसके वन एंड से, ठीक है, वन एंड से या इस रॉड का लेंथ a बोल देते हैं, a, l नहीं लिख के a बोल देते हैं, a, और मास m बोल देते हैं रॉड का। कितना मास बोल दिए? m। और यहां से b दूरी पे दूसरा है पॉइंट कोई p, तो ये स्ट्रेंथ निकालना, इस रॉड का ताकत वहां कितना होगा, इसके खींचने का शक्ति। अगर यहाँ 1 रख दें, 1 यूनिट मास, उसको बोलते हैं यूनिट मास, यूनिट मास, यूनिट टेस्ट मास, यूनिट टेस्ट मास, यूनिट टेस्ट मास। डेफिनेशन होता है कि वो यूनिट रख दीजिए यहाँ पे, यूनिट टेस्ट मास 1 रख दीजिए, 1 1 1 1 रख दीजिए, तब कितने से खींच रहा है, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यूनिट टेस्ट मास यहाँ रख देंगे, तो ये पूरा रॉड इसको कितने से खींचेगा। तो फाइंड द स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P, किसका स्ट्रेंथ निकालना है? ऑफ यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length small m,
and length small as shown in figure. As shown in figure. ये क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाएंगे स्ट्रेंथ, कैसे निकालेंगे? तो पहले सोचेंगे भैया अभी हम लोग पढ़े क्या, कोई नया चीज तो है नहीं, जो हम पढ़ाएंगे उसी पे ना सवाल बनाना है। अब पहले से जो सीख के आए नहीं है, जो आप कमजोर भी नहीं है तेज भी नहीं, तो आपको जितना सिखाया जा रहा है उसी से आपको बनाना है। तो पहले से तो आपको सीख के आए नहीं है, जितना सीखे उसी से काम करना। तभी हम क्या सिखाए, हम बोले बेटा एक पॉइंट मास होगा, एक पॉइंट कण, कण पार्टिकल, कण पॉइंट, पॉइंट पॉइंट मास है, तब वहां से r दूरी पे या x दूरी पे स्ट्रेंथ होता है gm/x²। यही तो सिखाए हैं, और तो कुछ सिखाया नहीं अभी तक। आज के क्लास में यही सिखाए हैं, m से x दूरी पे gm/x² फॉर्मूला होता है। तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे, इस रॉड को बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ माना जा सकता है। इस पार्टिकल से ये पॉइंट ज्यादा दूर हो जाएगा, इस पार्टिकल से ये कम हो जाएगा, इस पार्टिकल से नजदीक आ जाएगा, इस पार्टिकल से नजदीक आ जाएगा, इस पार्टिकल से नजदीक, इससे सबसे कम दूर हो जाएगा पॉइंट पी। तो अगर बहुत सारा पार्टिकल यहाँ बिछा दें तो रॉड बन जाएगा, तो हर पार्टिकल से दूरी अलग अलग हो जाएगा उसका पी का, सबका फॉर्मूला बदल जाएगा, सबका दूरी बदल जाएगा, सब उधर ही खींचे, ये पार्टिकल उधर खींचा, दूसरा वाला इधर खींचेगा, तीसरा वाला उधर खींचेगा, चौथा वाला खींचेगा, पांचवा खींचेगा, छठा खींचेगा, सातवां खींचेगा, आठवां खींचेगा, नौवां, दसवां, हजारों लाखों पार्टिकल इस रॉड में है, सब उसको खींचेगा, सबका दूरी बढ़ते चला जाएगा। तो नेट निकालने के लिए सबको जोड़ देना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रॉड को इतने टुकड़े करने पड़ेंगे कि वो एक पार्टिकल बन जाए। एक पार्टिकल का फॉर्मूला पता है, उसके चलते निकाल के फिर इंटीग्रेट करना हो। समझ में गया आगे प्लानिंग? हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंट मास का के चलते ताकत। ये रॉड में तो बहुत सारे पॉइंट मास होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कोई एक पॉइंट मास के चलते निकाल के इसको रॉड को पहले टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। तो लेट अस डिवाइड द रॉड इन इनफिनाइट पार्ट्स। लेट वन पार्ट लेंथ इज dx एंड मास इज dm। तो ये P पॉइंट से x दूरी पे हम लोग रॉड के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े dx पे विचार करते हैं। यहां से x दूरी पे गए और बहुत छोटा सा टुकड़ा काटे, उसका मास को बोलेंगे dm, लेंथ को बोलेंगे dx। अब उस टुकड़े को पार्टिकल बोल सकते हैं। तो पार्टिकल अगर इसको बोल देंगे तो एक पार्टिकल से x दूरी पे स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं, यहाँ ये पार्टिकल का ताकत यहाँ क्या होगा, de। तो वो d कितना होगा, g इंटू dm/x²। इस पार्टिकल का ताकत मास है dm, तो g इंटू dm/ ये दूरी है x²। ऐसे हो जाएगा, ऐसे अटैच करेगा ये अकेला पार्टिकल। इसको एक पार्टिकल इसको कितने से अटैच करेगा, यहाँ 1 रख देते हैं हम लोग, यूनिट मास, और इसका मास dm है, ये दूरी x है, कितने से अटैच करेगा, g dm/x² से। g dm/x² से छोटी ताकत, छोटे मास का। अब dm कैसे निकालेंगे, तो L लेंथ का, कितना लेंथ है रॉड का, A लेंथ, A लेंथ का मास कितना है, m है, A लेंथ का मास कितना है, m है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/a। तो dx लेंथ का मास बताइए कितना होगा, छोटे टुकड़ा dx काटे तो जितना बड़ा लेंथ उतना ज्यादा मास। ये मान लीजिए डायमंड का छड़ी है, इतना सा काट के आपको डायमंड कोई गिफ्ट किया, तो आपको कितना मास मिला, पूरे इस छड़ी का मास था m, कैपिटल M। तो बोलेंगे ए लेंथ का मास डायमंड का m था, यूनिट लेंथ का मास m/a, dx लेंथ का मास m/a इंटू dx। यही हो गया dm, ये क्या हो गया dm। अब ये dm यहाँ पे डाल देते हैं, तो g इंटू m/a इंटू dx/x² पहले से था। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए dm का, कैलकुलेशन ऑफ dm हम लोग सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में पढ़ चुके हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ dm हो, दो बार पढ़े। रॉड दिया रहता है तो ऐसे ही छोटा टुकड़ा काटते हैं, अब आप पहले सीख चुके हैं। अब एक पार्टिकल इतने से अटैक कर रहा है, अब रॉड को कितने पार्टिकल से बना हुआ माना जा सकता है,
अनेकों, सब इसको किधर खींचेगा, अपनी तरफ ही खींचता है, अटैक करता है। तो सारा फोर्स एक डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जोड़ देते हैं। सो नेट स्ट्रेंथ ऑफ रॉड, strength of gravitational field of rod, net strength of gravitational field of rod is E equal to, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, at the point P is EP equal to integration of DE। तो अब ये G कैपिटल M बाय A कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना। अब कहां से कहां तक जोड़ना है आपको, x आप यहां से ले रहे हैं, तो यहां तक के दूरी को आप बोलिएगा b, x बराबर b लेंथ हो गई, और यहां से लेके यहां तक रॉड तक का दूरी, यहीं से दूरी मेजर कर रहे हैं, यहां से यहां तक का दूरी क्या बोलिएगा, a प्लस बी। तो ए बी से लेके a प्लस बी के बीच में फंसा हुआ है जो, वहां तक में रॉड है, ये वाला है a प्लस बी, एक्स इक्वल टू बी है ये, और वो वाला है a प्लस बी। तो b से लेके a प्लस बी तक में ही तो रॉड है, दूरी सब हमेशा यहीं से कसम खाए थे मेजर करूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर करूंगा। तो यहां से यहां तक रॉड है, इस छोर का दूरी क्या हुआ, x इक्वल टू बी, इस छोर की दूरी क्या हुई, x इक्वल टू a प्लस बी। रॉड का लेंथ a दिया हुआ था, ये पूरे रॉड का लेंथ a दिया हुआ था, a प्लस बी हो जाए। तो इंटीग्रेशन कहां से कर देंगे, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू a प्लस बी तक, बस आंसर आ जाए। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं, तो क्या बन जाता है, एक्स टू दी पावर -2। अब क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, तो -2 + 1 बाय -2 + 1, यही आंसर हो जाता है, यस, एक्स टू दी पावर -1 बाय -1, -1 बाय एक्स हो जाता है, ये आंसर हो गया। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1 बाय एक्स, इसको जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे आज के बाद। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स, यहाँ पे लिख दिए जी एम बाई, क्योंकि ये बार बार 11th 12th सब क्लास में यूज होते रहता है, तो इतने दफे यूज होता है कि इसको याद कर ले। 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जैसे ही आए तुरंत लिख दीजिए -1 बाय। अब लिमिट लगाना है ए से ए प्लस बी तक, कहां से कहां तक लिमिट लगाना है, ए से ए प्लस बी तक। अब माइनस हटाते हैं तो लिमिट उल्टा कर लेते हैं, ये नियम होता है, प्रॉपर्टी है, गुण है। अब नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं उल्टा, उल्टा कर लेने से क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में काम करने में हम लोग को आसानी होती है, इसलिए माइनस हटाएंगे तो अपर लिमिट लोअर में, लोअर लिमिट अपर कर देते हैं। नहीं भी हटा सकते हैं आप, माइनस बाहर भी कर सकते हैं, तो माइनस लिखते रहना पड़ेगा बार बार आपको। माइनस अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एक बार 1 बाय एक्स लिख दीजिए और लिमिट उल्टा कर दीजिए, ए प्लस बी नीचे कर दीजिए और ए ऊपर कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो अपर लिमिट बन गया, अब 8 एक्स की जगह ए रख देंगे, 1 बाय ए, एक बार एक्स की जगह ए प्लस बी, तो इसी को बोलते हैं लिमिट लगा दिए, इसी को बोलते हैं लिमिट लगा दिया। अब एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए कट जाएगा, ऊपर में बचेगा खाली बी, ए प्लस बी माइनस ए, बी बचेगा, ये हो गया जी एम इंटू बी बाई ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, ये हो गया आंसर। चेक कर लीजिए सारा कैलकुलेशन, ये गलत लगा दी थी लिमिट हम लोग, इसलिए गलत आ गई, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। एक्स इक्वल टू बी लिखना था, तो ये बी होगा, ये देख के मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, सिग्नल मिल जाता है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ये बी था नहीं है लिमिट, तो हम लोग गलती से ए लिख दिए थे, तो ए प्लस बी जो है, और यहाँ नीचे बी है, तो ये बी लिखाएगा यहाँ, अब ये बी माइनस ए प्लस बी हो, तो ऊपर में ए प्लस बी माइनस बी कटेगा तो ए बचेगा, अब ए से ए कट जाएगी, अब ठीक लग रहा है देखने में। तो स्ट्रेंथ आ गया जी एम बाय ए इंटू ए प्लस बी,
किधर की तरफ हो गया स्ट्रेंथ, तो रॉड अपनी तरफ खींचेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। पी पॉइंट पे स्ट्रेंथ हुआ इस रॉड का, पी पॉइंट पे इधर की तरफ खींचेगा। यहाँ कोई भी पार्टिकल अगर रख दीजिएगा 5 kg का, तो एम ई से खींच ले, फोर्स लगेगा एम ई, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, रॉड की ओर। समझ में आया इतना कहानी? एक टुकड़ा वाला बना लिए, एक टुकड़े का फॉर्मूला लगा दिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े थे, सब ऐड कर दे। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन कर। एक दो बार बनाते बनाते धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक दो दफे इसको बना लीजिए, बस प्रैक्टिस हो जाएगा। एक टुकड़े का फॉर्मूला खाली जानते थे हम लोग, तो रॉड को इतने टुकड़े किए कि हर एक टुकड़ा बन गया पार्टिकल। एक पार्टिकल का फॉर्मूला जानते हैं, लिख दिए। अब सारे पार्टिकल इसको खींचेंगे तो कितने पार्टिकल हो सकते हैं? इनफिनाइट। तो इसलिए एक का खाली लिख के इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए रॉड था जो क्वेश्चन में ऊपर में, वही रॉड है, और उसका ताकत निकाले, अट्रैक्ट करने का ताकत। ताकत मतलब अट्रैक्ट करने का ताकत, कितने जोर से अट्रैक्ट कर रहा है। ज्यादा मास रहेगा तो आपको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा जोर से, कम मास रहेगा तो कम जोर से। अगर मान लीजिए कि यही रॉड है जो अभी आप बनाए थे, वही वाला रॉड है जो अभी अभी पढ़े थे, वही मास एम है, वही इसका लेंथ है ए, और इतने दूरी पे इसका ताकत अभी आप निकाले। अब बोले यहाँ पे एक मटर का दाना रख दिए, उसका मास एम नॉट है, ये रॉड इसको कितने फोर्स से खींचेगा? फोर्स निकालने के लिए मान लीजिए पूछता है, फाइंड द फोर्स ऑन एम नॉट बाय द रॉड। ऑफ कोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दो मास में अट्रैक्शन होता है। तो कैसे निकालिएगा फोर्स? तो यूनिट मास रखते हैं तो जितने ताकत से खींचता है उसको बोलते हैं ई। तो फोर्स इस पॉइंट पे जो लगेगा, एम नॉट मास को कितने से खींचेगा? एम नॉट इंटू ईपी, एम नॉट इंटू ईपी। यही ना फॉर्मूला फोर्स का, स्ट्रेंथ का पढ़े थे। एफ बाय एम को ई बोलते थे। यूनिट मास को खींच रहा है ई से, यूनिट मास को खींच रहा है ई से, तो एम नॉट मास को कितने से खींचेगा? एम नॉट ईपी से। यही फोर्स कहलाता है। यूनिट मास को खींच रहा है, स्ट्रेंथ है ईपी, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है ईपी। तो एम नॉट मास को जितने से अट्रैक्ट करता है उसी को फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एमजी लिखते थे ना, एमजी, अर्थ खींचती थी एमजी से, तो वही एमजी टाइप का है। अर्थ के केस में इसी ई को जी बोलते हैं। जो वेट को आप एमजी लिखते थे, ये अर्थ बना देते थे, अर्थ है, यहाँ एक ब्लॉक रखे, कितने जोर से खींच रहा है, तो फोर्स को आप बोलते थे एमजी, इसका मास है एम। तो ये अर्थ का ताकत हो गया, स्ट्रेंथ। तो अर्थ के केस में वही ई को जो है ना जी लिख देते हैं। ये जो एम ई लिखे थे हम लोग, एम ई, यही जी है, जी। अर्थ के केस में वो जी बन जाता है। तो अर्थ के खींचने की ताकत का स्पेशल नाम है स्मॉल जी। स्मॉल जी जो है वही ई है। तरबूजा बोल देंगे, ये रॉड है, कलम है, उसको जी नहीं बोलेंगे, उसको ई लिखते हैं। तो अर्थ के केस में ई को लिख देते हैं स्मॉल जी। एमजी वाला फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू एमजी वाला फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू एमजी वाला, वेट वाला जो फॉर्मूला है वही है। अर्थ के केस में जी लिखते हैं, बाकी सबके लिए ई लिखते हैं, ई कैपिटल ई, स्ट्रेंथ को। अर्थ जितने से पुल करता है उसी से वेट होता है। तो मास में जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है फोर्स, ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स। ये ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स हो गया यहाँ एम ई। अर्थ के केस में उसको जी बोलते हैं, स्मॉल जी, 9.8 वाला, एम जी लिखते थे इसलिए अर्थ के सरफेस पे। तो एम जी वाला ही फॉर्मूला आई है सीधा से। तो ई निकाल चुके थे अभी आप क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। तो क्या करना है आपको? स्ट्रेंथ पूछा था तो जैसे हम बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। अब फोर्स पूछ रहा है, ई हम लोग निकाल चुके हैं, ई निकाल के फिर एम नॉट से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर हो जाएगा एफ
एट पॉइंट P इक्वल टू m0 इंटू EP। अब पुट कर दिए EP का वैल्यू। EP कितना निकाले थे? G कैपिटल M इसका मास बाय ये वाला दूरी और ये टोटल दूरी का एडिशन। ये दूरी दिया हुआ था आपको B, A इंटू A प्लस B, यही तो निकाले थे E का वैल्यू। यही हो गया पुलिंग फोर्स आंसर। E निकाल लेते हैं, m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा। यूनिट मास रख करके स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं उसमें। अब यहाँ 5 kg रख देंगे तो 5 गुना हो जाएगा स्ट्रेंथ, तो उसको फोर्स बोलते हैं। 1 kg रखे, जितने से खींचा E बोले। अब यहाँ 5 kg रख दिए तो 5 इंटू E हो जाएगा। 10 kg रख देंगे तो 10 इंटू E हो जाएगा फोर्स। 20 kg रख देंगे तो 20 इंटू E सेम रहेगा। E तो 1 kg के लिए होता है, इसलिए 1 kg के लिए डिफाइन किया कि बाकी निकालना है तो उसमें गुना कर देंगे। 2.5 kg के लिए निकालना है तो 2.5 इंटू E हो जाएगा। समझ में आया? तो फोर्स निकालने के लिए खाली जितना मास रखे उसमें E से गुना कर दीजिए बस, एक ताकत आ गया। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना हो जाए। फॉर्मूला जो हम बताए, पहला फॉर्मूला उसको याद रखना। क्या बताए थे? F बाय M। F क्या हो जाएगा? ME। फर्स्ट मेगा इवेंट, फर्स्ट मेगा इवेंट F इक्वल टू M। तो ऐसा हो गया F इक्वल टू ME, फर्स्ट मेगा इवेंट। उसी तरह से रिंग दे देगा, मान लीजिए रिंग के चलते बोलेगा निकालने के लिए, तो सब चीज के चलते निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ और फोर्स। तो वही एक टुकड़ा के चलते जानते हैं, छोटा टुकड़ा काट के निकालना हो। तो मान लीजिए कि भाई ये लेंथ है रॉड का L। अब इसको मोड़ करके हम सेमी सर्कल बना दिए। क्या बना दिए? सेमी सर्कल। उसी रॉड को मोड़ के, इतना बड़ा रॉड था, L लेंथ का रॉड था, और हाथ से मोड़ के सेमी सर्कल बना दिए। तो सेमी सर्कल का रेडियस तो आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। तो 2πr होता है पूरा सर्कल, तो आधा सर्कल कितना हो जाएगा? πr। इसका मतलब πr किसको किए थे? L को किए थे। L को ही मोड़ के πr कर दिए, ऐसे ऐसे मोड़ के πr कर दिए, तो r हो जाएगा L बाई पाई। तो ये रेडियस रिंग का पूछेगा तो इतना सेमी सर्कुलर रिंग बना। अब इसके चलते पूछ रहा है, इसका मास था M, तो मास वही रहेगा, खाली मोड़ दिए। ये सेंटर पे पूछ रहा है कितना होगा स्ट्रेंथ। तो फाइंड द स्ट्रेंथ एट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, semicircular ring at its center, at its center as shown in figure। अब इसके चलते स्ट्रेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन हो गया। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो हम लोग क्या जानते हैं स्ट्रेंथ? एक पार्टिकल का जानते हैं खाली। एक पार्टिकल का मास dm है, उससे r दूरी पे स्ट्रेंथ होता है इधर की तरफ, d इक्वल टू g dm बाय r स्क्वायर, यही जानते हैं। तो इस रिंग को भी छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग को, और एक पार्टिकल के चलते सेंटर पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद जो जुड़ने वाला कंपोनेंट होगा उसको जोड़ देंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, नेट निकाल लेंगे। तो यही फॉर्मूला से हम लोग का बनेगा, मतलब रिंग को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। इस रिंग सेमी सर्कुलर रिंग को आप बोल सकते हैं ना, बहुत सारा पार्टिकल को सजा दीजिएगा, छोटा छोटा मटर का दाना ऐसे सजा दीजिए,
डीएम 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 डीएम, बहुत सारे पार्टिकल मिला देंगे इस तरह से, तो सेमी सर्कुलर रिंग बन जाए। बहुत सारे पार्टिकल मिला दिए इसे, इस रिंग को बहुत सारे पार्टिकल जैसा बोल सकते हैं। और हर पार्टिकल के चलते, इसके चलते यहाँ पे निकालेंगे स्ट्रेंथ इधर की तरफ होगा, इस पार्टिकल के चलते स्ट्रेंथ निकालेंगे इधर की तरफ होगा। ये इसका मास डीएम बोले तो इधर भी मास डीएम लेंगे। क्यों लेंगे इधर डीएम? तो इससे पता चलेगा कौन सा कट रहा है कौन सा बच रहा है। तो इधर स्ट्रेंथ हो जाएगा डी, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा डी, दोनों एक जैसा है, एक बराबर बराबर दूरी पे इक्वल इक्वल एंगल पे लिए है, आधा आधा पे, आधा एंगल उधर आधा एंगल इधर। अब इस डी का कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, तो इधर वाला दोनों कंपोनेंट बच जाएगा, उसी को जोड़ देंगे। एक एक कण के लिए हुआ ये, एक एक कण दोनों साइड लिए है, उस तरह से कोई दूसरा स्टूडेंट इधर ले सकता है, तीसरा इधर ले सकता है, चौथा इधर ले सकता है, अब बहुत सारे हो जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक एक कण इस साइड और इस साइड ले लिए, इससे क्या पता चला कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो जो इसके चलते ऐसा होगा स्ट्रेंथ, उसका ये कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, दो इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ दे, इसके चलते इधर होगा स्ट्रेंथ, तो इसका दो कंपोनेंट का वेक्टर का, एक इधर एक इधर, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो एक कण के चलते निकल जाए, दोनों जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसको अगर हम लोग डी वाई बोले, ये वाई की तरफ है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट निकल जाएगा वाई डायरेक्शन, आंसर आ जाएगा। यही तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं, यही थिंकिंग प्रोसेस हुआ। ये इसको छोटे 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 टुकड़े में बांट देंगे, कोई एक मास डीएम इस साइड एक मास डीएम इस साइड बराबर बराबर एंगल पे देखेंगे। अब उसके चलते स्ट्रेंथ, ये वाला फॉर्मूला लगा के स्ट्रेंथ निकालेंगे, डीएम को और इस पॉइंट को मिला देते हैं, डीएम और पॉइंट को मिला देते हैं और डीएम की तरफ खींचता है तो डीएम की तरफ खींचेगा, डी से ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब कंपोनेंट तोड़ देंगे, इधर वाला कंपोनेंट कहलाता है कैंसिलिंग कंपोनेंट, ये सब कटते जाएगा और इधर वाला सब जुड़ते जाएगा। कोई स्टूडेंट इधर लेता है अगर तो उसका भी ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, ये कंपोनेंट जुड़ जाता है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। नहीं मिल रहा है तो दिमाग लगा के इसके से देखा ना तो मिलेगा, बात ये रहेगी तुम बदतमीज हो गई, बात ये है तुम बदतमीज हो गई, नहीं मिल रहा था उल्टा एक बार आराम से जब घुमाते हैं और यहाँ पे सेंस रखते हैं, छुट्टी करके पूरी असर नहीं पड़ा, बाद में सेंस रखती है पकड़े रहती पॉइंट आता है सिंबल यहाँ पर पॉइंट पे रुकेंगे, ऐसे 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 नहीं कर, देखो कैसे निकाले। तो हम लोग क्या किए, इस रिंग में से छोटे टुकड़े को बनाते हैं, काटते हैं, जैसे पहले काटते थे सेंटर ऑफ मास में, जैसे काटते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग में, उसी तरह से काटो। तो हम लोग काटेंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ एलिमेंट काटेंगे, ये है टुकड़ा। अब क्या करेंगे, ये रिंग था
पूरा था सेमी सर्किल तुमको दिया, तो ऐसा भी दे सकता है, इतना ही टुकड़ा के चलते निकालने के लिए भी दे सकता है। तो हम इसी टुकड़ा के चलते तुमको बता देते हैं और अच्छा हो जाएगा। बाद में यही थीटा ये पूरा एंगल को 180 डिग्री कर देगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो सब निकल जाएगा। फिर खाली सेमी सर्किल बताएंगे तो फिर आधा दे देगा क्वार्टर सर्किल, तो फिर उसमें फंस जाएगा। तो हम तुमको इसका बता देते हैं, इतने पोर्शन का, तो जनरल हो जाएगा, है ना। सेक्टर का बता देते हैं। अब सेक्टर का ये एंगल थीटा ले रहे हैं, और थीटा पूरा एंगल 180 कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ये पूरा एंगल कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। थीटा को 180 पुट कर दोगे तो उसका निकल आएगा। तो बार बार बनाना नहीं, बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, फिर दूसरा, सबके लिए अलग अलग बार बार बनाना पड़ेगा। तो जनरल बनाते हैं, एक ही से सब निकल जाएगा, एक ही से सब निकल जाएगा। ये हो गया। ऐसा तो सेक्टर के चलते निकाल देते हैं और ज्यादा अच्छा। तो क्या करेंगे कि हम लोग इधर से अल्फा एंगल पे जाएंगे, इधर भी गए अल्फा एंगल पे, जैसे उधर वैसे इधर। उसके बाद फर्दर डी अल्फा एंगल पे गए, अल्फा एंगल के बाद डी अल्फा एंगल पे एक छोटा सा टुकड़ा काटे ऐसे। इस छोटे टुकड़े का मास कितना होगा, उसको डीएम नाम दिए। क्या नाम दिए, डीएम। अब ये पूरा सेक्टर का मास था एम, हम तुमको सेक्टर वाला बता रहे हैं। अब बाद में थीटा तुम 180 कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा सेमी सर्कुलर, 90 कर दोगे तो क्वार्टर सर्किल का भी बन जाएगा। इससे सारा क्वेश्चन बना सकते हो, जितना मुड़ा हुआ वाला हुआ। तो ये बता देते हैं, इजी हो जाए, फिर बाद में उस पर हम लोग आ जाएंगे, इसी का स्पेशल केस है। अभी ये पूरा सेमी सर्कुलर, इसका टोटल का मास मान लीजिए एम दिया हुआ है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मास एम दिया हुआ। तो वो कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा। ये एंगल टोटल थीटा है, टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, थीटा। पूरा ये सेक्टर सेंटर पे कितना बना रहा है, थीटा। तो जब सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है तो उसका मास है एम, सेक्टर का मास है एम। यहाँ से ए से लेके बी तक टोटल सेक्टर का मास है एम। थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है, एंगल एट सेंटर थीटा जब बना रहा है तो मास बोलते हैं एम है, स्मॉल है। अगर एंगल जो है छोटा बनाएगा तो मास छोटा होगा, जितना एंगल बनाएगा उतना मास। ये छोटा मास है तो कम एंगल बनाएगा, ये बड़ा मास है तो ज्यादा एंगल बना रहा है। इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ज्यादा मास हो जाएगा, तो एंगल बढ़ता जाएगा सेंटर पे। तो यूनिट एंगल बनाएगा तो मास होगा एम बाई थीटा। अब डी अल्फा एंगल, ये वाला छोटा सा मास कितना एंगल बना रहा है, डी अल्फा। तो डी अल्फा एंगल बना रहे तो इसका मास कितना हो जाएगा, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, इसी को डीएम बोले। इस टुकड़े का मास निकल के आ गया, डीएम इक्वल टू एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, मास निकल के आ गया एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, डीएम आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, डीएम मालूम हो गया तो ये कितना दूरी है, आर, रेडियस के बराबर। तो डीएम के चलते कितना स्ट्रेंथ होता है, उसी तरह से इधर अल्फा गए थे तो इधर भी अल्फा एंगल पे डी अल्फा काट लीजिएगा। इसके भी मास को क्या बोलेंगे, डीएम। अब दोनों डीएम मास के चलते सेंटर पे कितना स्ट्रेंथ होगा, ये आर दूरी पे था एक डीएम, इधर था आर दूरी पे डीएम, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना। ये कितना मास था, एक पार्टिकल हो गया डीएम, यहाँ भी कितना मास था, डीएम। और ये कितना दूरी है, आर, ये कितना दूरी है, आर। यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना है, सी पे यूनिट मास रख देते हैं। ये खींचेगा इधर की तरफ, डीई से खींचेगा, कितने से खींचेगा, डीई से। ये भी इधर खींचेगा, कितने से खींचेगा, डीई से। अब नेट कंपोनेंट इधर की तरफ आप कंपोनेंट तोड़ के निकालिए, नेट कंपोनेंट। तो दोनों तरफ ये दोनों डीएम खींचेगा इस पॉइंट को अपनी तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, अल्फा एंगल को। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन बना देते हैं, ये एंगल अल्फा था, ये भी बना देते हैं एंगल अल्फा था। अलग करके इस फोटो को बना दिए,
दोनों डीएम क्या करेगा, इस तरह से खींचे, डी डी से, यहां नहीं बनाए गंदा हो जाता। तो अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग, इस डी का क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, इस डी का क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो तोड़िए कंपोनेंट। तो इधर की तरफ कितना होता है, जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस बोलेंगे, इसका कंपोनेंट हो जाएगा किधर, डी कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, वो हो जाएगा कितना, डी साइन अल्फा। इसका कंपोनेंट जो है एक इधर, कितना हो जाएगा, डी कॉस, डी साइन अल्फा। जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस बोलते हैं, कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। इधर कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा। हम हटा हटा के बना रहे हैं, इस डी का कंपोनेंट ऐसे दोनों का तोड़ देते हैं। अब देखिए इधर आपको जितने से खींच रहा है, ये भी उधर इतना ही से खींच रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाए। इसको बोलते हैं कैंसिलिंग कंपोनेंट, किसको, डी साइन अल्फा। तो डी साइन अल्फा इज कैंसिलिंग कंपोनेंट, इज कैंसिलिंग कंपोनेंट ऑफ अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वेक्टर था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कैंसिलिंग कंपोनेंट, एक दूसरे को कैंसिल करता है, कैंसिलिंग कंपोनेंट। और डी कॉस अल्फा जो है उसको बोलते हैं एडिंग कंपोनेंट। तो ये पहला काम किए थे, एलिमेंट काटे थे डीएम, उसके बाद स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाया, दूसरा स्टेप हो गया। ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1 में ये फोटो हुआ, स्टेप 2 में ये वाला काम हुआ, स्टेप 3 में ये काम, है ना। 3 स्टेप अभी तक हम लोग देख चुके हैं। स्टेप 1 में ये फोटो बनाए, स्टेप 2 में वो, स्टेप 3 में ये। अब ये कैंसिल हो गया, तो नेट हम लोग को निकालना है, सारे पूरा इसमें जितने पार्टिकल है सबके चलते निकालना है। तो दो खाली देखे, एक इधर एक इधर। दो क्यों देखे, एक ही क्यों नहीं देखे, दो इधर और उधर क्यों नहीं देखे, एक ही को क्यों नहीं देखे, दो को क्यों देखे, इससे पता चला है कौन सा कैंसिल हो जा रहा है, कौन सा बच रहा है ना। तो जब ये सिमेट्रिक हो, वाई एक्सिस के अबाउट जैसा मास उधर है वैसा ही मास इधर है। जब सिमेट्रिक हो तो दोनों तरफ लेना चाहिए कंपोनेंट, दोनों तरफ एलिमेंट लेके बनाइए, जल्दी बन जाएगा। सिंगल लेके बनाएगा तो फिर वेक्टर स्टाइल में लिखना पड़ेगा। तो सिंगल मास लेके भी बना सकते हैं, वेक्टर स्टाइल में लेके इंटीग्रेट करेंगे, जिसको कटना होगा कट जाएगा, जिसको बचना बचेगा। लेकिन आपके लिए बहुत तेज नहीं पढ़ने में आप हैं, तो आप दो एलिमेंट ले लिए, कटने वाला आपको दिख जाएगा, जुटने वाला दिख जाएगा। तो ये सेक्टर के चलते निकाल रहे हैं, सर्कुलर सेक्टर बोलते हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं एट सेंटर। अब क्या बोलेंगे, नेट स्ट्रेंथ स्टेप 4 में, नेट स्ट्रेंथ। तो नेट स्ट्रेंथ हम लोग लिखेंगे, नेट स्ट्रेंथ एट सेंटर ड्यू टू, यहां से लेके ए से बी तक जो सेक्टर है, इसमें तो बहुत सारे मास हैं, इक्वल टू ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एडिंग कंपोनेंट। तो एडिंग कंपोनेंट आप दोनों डंडे को ले लिए हैं, दोनों का जोड़ इधर कीजिएगा तो 2d cos अल्फा हुआ, 2d cos अल्फा, ऐसा होगा। अब d का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक मास के चलते r दूरी पे d कितना होगा, तो d इक्वल टू होगा g dm बाय आर स्क्वायर। gm बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो यही d का फॉर्मूला। अब ये वैल्यू यहाँ पे लाके डाल देते हैं और dm यहाँ पे रख देते हैं, ये dm निकाल के रखे थे m बाई थीटा इंटू डी अल्फा, तो g बाय आर स्क्वायर इंटू m बाई थीटा इंटू डी अल्फा, ऐसा हो गया d, ये हो गया दिस इज d, क्या हो गया ये d, g बाय आर स्क्वायर m बाई थीटा इंटू डी अल्फा हो गया d। अब उसको यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिए जल्दी से, तो 2 बाहर चला जाएगा, d का वैल्यू डालेंगे तो g भी बाहर जाएगा, m भी बाहर जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर जाएगा, थीटा भी बाहर जाएगा, cos अल्फा डी अल्फा, ये सब बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। सब प्रॉब्लम बनाते बताते बदलेगा नहीं, टोटल मास था सेक्टर का नहीं बदलेगा, जी कांस्टेंट नहीं बदलेगा, रेडियस नहीं बदल जाएगा, प्रॉब्लम बना रहे हैं। थीटा जो है बदलेगा, थीटा भी कांस्टेंट है, पूरा एंगल भी नहीं बदलेगा। अल्फा बदलेगा, क्योंकि अल्फा को स्टूडेंट इधर ले सकता है, थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा नीचे, थोड़ा अंदर, तो अल्फा इज वेरिएबल।
इसको बाहर कर लेते हैं, 2gm/r² इंटू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी। अब एंगल डालना होगा, ये तो 2 पार्टिकल के चलते निकाल के इंटीग्रेट किए हैं, एंगल डालिए। देखिए इधर समझिएगा, ये 2 पॉइंटर है, मान लिए 2 ब्रश की तरह, और यहाँ से इंक निकल रहा है, और दोनों ब्रश की मदद से आपको पूरा यहाँ से ए से लेके बी तक रिंग में ब्लैक पेंट करना है। इससे मान लीजिए ब्लैक इंक निकल रहा है, तो कैसे आप पेंटिंग कीजिएगा? ये दोनों पॉइंटर को ऐसे रखे, अब बोले अल्फा 0 हो जाओ, इसको आप बोले अल्फा 0 हो जाओ, बोलेगा यस बॉस, अल्फा 0 होगा तो मतलब दोनों पॉइंटर यहाँ आ जाए। ये अल्फा है, अल्फा 0 हो जाए तो दोनों नजदीक आके यहाँ पे आ जाए, दोनों अल्फा 0 हो जाता है, ऐसे हो गया। फिर बोलेगा अल्फा θ/2 हो जाओ, ये पॉइंटर उधर जाने वाला है, ये पॉइंटर इधर जाने वाला है, इसका एंगल देखिए इधर में माना है, इसका एंगल इधर माना है। तो इस पॉइंटर को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ा देंगे, यहाँ मतलब अल्फा 0, वहां मतलब अल्फा इक्वल टू θ/2। ये एंगल θ/2 इधर है, ये एंगल θ/2 इधर है। अब एक ही पॉइंटर को लेके अगर इधर उधर दौड़ाते तब उसको -θ/2 से +θ/2 तक करते, लेकिन ये पॉइंटर उधर जाने वाला है तो उसमें +θ/2, इधर जाने वाला है ये तो +θ/2, अपने अपने साइड। तो दोनों पॉइंटर लेके 2d cos अल्फा लेके हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा इक्वल टू 0 से लेके θ/2। अल्फा 0 की जगह दोनों पॉइंटर यहाँ आ जाए, θ/2 की जगह ये पॉइंटर वहां तक चला जाए, पूरा पेंटिंग कर दे। तो 0 से लेके θ/2 तक इंटीग्रेट कर, बस हो गया, आंसर आ गया। cos थीटा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो गया 2gm/r² थीटा, cos का हो गया साइन अल्फा, लिमिट लगा देंगे 0 से θ/2, तो साइन θ/2 इस पे आ जाएगा पहले, 2gm/r² थीटा। अब साइन θ2 माइनस साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो आंसर आ गया 2gm/r² इंटू थीटा इंटू साइन θ/2। तो दिस इज द आंसर। नेट स्ट्रेंथ यहीं पे होगी, तो नेट स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ हो जाए, इधर की तरफ, इधर की तरफ। दिस इज द आंसर, नोट कर। नोट कर लिया तो ओके लिखो। तो इस फॉर्मूले को अब याद रखते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखो। क्या निकाला तुम, उसको देखो, क्या निकाला तुमने, क्या निकाला? तो निकाला कि भाई देखिए, ये वाला जो है एक रिंग का चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा था जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा था। ये पूरा टुकड़ा अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा था। रेडियस इसकी r थी और इसका मास m था और पूरा एंगल यहाँ थीटा बना रहा है। तो नेट स्ट्रेंथ जो है ठीक बीचों बीच होता है, एंगल बाइसेक्टर की तरह। ये रिंग का ताकत होगा, अट्रैक्ट करने का ताकत, इस पॉइंट सेंटर सी पे इधर की तरफ बीचों बीच हो जाएगा, θ/2 θ/2। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये सेंटर पे हो जाएगा 2gm/r² थीटा, 2gm/r² इंटू थीटा, इतने ताकत से अट्रैक्ट करें इंटू साइन θ/2। यही आंसर हो गया, ठीक बीचों बीच जाएगा।
हर एक कण अट्रैक्ट, ये कण भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, इधर वाला भी अट्रैक्ट कर रहा था, और ऐसे ऐसे सारा कण अट्रैक्ट कर रहा है, सबका रिजल्टेंट बीचों बीच आ गया, सबका इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला सब एक ही साइड हो गया, जुट गया, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल थे, सब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सब अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो सबका एक्स कंपोनेंट तोड़ेंगे, सबका एक्स कंपोनेंट, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सबका इधर वाला सब कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाला सब जुटता चला जाएगा, इसलिए नेट बच जाता है इधर की। अब आपका जो क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये हो गया फॉर्मूला के तौर पे, इसको याद रखिए। सर्कुलर सेक्टर के चलते हम बता दिए, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर फॉर्मूला, इससे फायदा होगा कि कोई भी सर्कुलर सेक्टर के सेंटर पे बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अब इसमें बोलेगा कि सेमी सर्किल का निकालिए, स्पेशल केस हो जाएगा, सेमी सर्किल के लिए सेंटर पे निकालिए, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, तो ये पूरा जो है सेंटर पे थीटा बन जाएगा, इसका ये थीटा था, पूरा एंगल थीटा है, ये थीटा बन जाएगा 180 डिग्री, तो ये पूरा सेमी सर्किल मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा। तो नेट स्ट्रेंथ ठीक बीचों बीच ही होता है, इधर की तरफ ही रहेगा हमेशा, तो ये थीटा की जगह पे 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन पुट कर दे, तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में थीटा की जगह पाई रख देना, क्या रख देना, थीटा की जगह पाई, तो ये स्ट्रेंथ सेंटर पे कितना आ जाएगा, तब पुट कर देंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री में नहीं पुट करके उसको पाई रेडियन में पुट कर, है ना, सारा वैल्यू कैलकुलेशन में रेडियन में पुट करें, तो यहाँ पे E इक्वल टू 2gm बाई आर स्क्वायर इंटू पाई पुट कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इंटू थीटा हो गया यहाँ पाई, तो 180/2 मतलब 90 डिग्री 1 हो जाता है वो, तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा खाली 2gm बाई पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो इससे वो निकल गया, थीटा है 180 कर दिया। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपका इसका पूरा लेंथ एल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका पूरा लेंथ कितना है, एल है, ये यहां से यहां तक आपको एल दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर तो पाई आर को एल बोलते हैं, तो आर बराबर एल बाई पाई रख देंगे, तो एल के टर्म में आंसर इसका चाहते हैं, तो आर की जगह पे एल बाई पाई रख दीजिए, तब आप ई बोलिएगा 2gm बाई पाई एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, एक पाई पाई कट जाएगा, तो बचेगा 2 पाई gm बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। जैसे हमने बोला था ना क्वेश्चन में कि रॉड को मोड़ के सेमी सर्किल बना दिए थे, तो सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना हुआ वो लेंथ हो जाएगा एल के बराबर, पाई आर इक्वल टू एल हो जाएगा, तो आर को बोल देंगे एल बाई पाई, आर की जगह एल बाई पाई रख देंगे, तो एल स्क्वायर इधर हो गया, पाई स्क्वायर इधर हो गया, इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देता है इसमें, अगर आपको स्पेशल केस 2, मान लीजिए क्वार्टर सर्किल के चलते पूछता, सेमी सर्किल नहीं पूछ के क्वार्टर सर्किल पूछता, तो इसी प्रॉब्लम से बन जाए, जैसे सर्किल का 1/4 है, ऐसे है, इतना ही चूड़ी के चलते आपको पूछ रहा है इसका ताकत कितना होगा यहाँ पे अटैक करने, क्वार्टर सर्किल के चलते पूछता है सेंटर पे कितनी ताकत होगी, ये पूछता है क्वार्टर सर्किल, खाली जितना ये हैच किया हुआ है उसी के चलते पूछ रहा है, तो इसका मास एम दे दिए, रेडियस आर दे दिए, तब क्वार्टर सर्किल के चलते पूछता है तो क्या बोलेगा, तो नेट स्ट्रेंथ बीचों बीच होता है, हम बता चुके हैं आपको, एंगल बाइसेक्टर की तरफ ये एंगल बराबर हो जाए, इधर की तरफ हो जाए, तो इसमें थीटा कितना हो गया, सेंटर पे कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पाई/2 पुट कर देंगे, इसी क्वेश्चन में थीटा की जगह पाई/2 पुट कर देंगे आंसर में, इसी निकल जाएगा आपका 2gm बाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की जगह पाई/2, और उधर जगह साइन 90 का आधा 45 डिग्री, तो साइन 45 हो जाता है 1/√2, ये 2 × 2 ऊपर चला गया gm बाई पाई आर स्क्वायर,
इंटू 1/√2 हो गया, √2 से कट जाएगा तो 2√2 GM/πr², ये हो जाएगा। तो इसको जानने से फायदा हुआ कि वो भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और तीसरा मान लीजिए कोई भी दे देगा, क्वार्टर सर्किल नहीं दे करके मान लीजिए कि 270 डिग्री दे दिए, ये पूरा चूड़ी था और इतना सा पोर्शन टूट के कट गया, हट गया, इतना रिंग के चलते आपको पूछा कितना होगा, स्ट्रेंथ सेंटर पे बताओ। अब थीटा की जगह 270 डिग्री डाल दीजिए, इस रिंग के चलते बोलेगा सेंटर पे स्ट्रेंथ बताओ कितना होगा। तो बीचों बीच होता है तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव होता है हमेशा, इसी इधर हो जाएगा बीचों बीच। अब पुट कर देंगे इसमें थीटा की जगह 3π/2, मतलब जैसा सर्किल लेगा सबके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, ऑल इन वन होगी। सेमी सर्किल बोले, क्वार्टर सर्किल बोले, 270 डिग्री वाला बोले। अब पूरा रिंग के चलते पूछेगा तब सेंटर पे कितना होगा, तो थीटा कर दीजिएगा आप 360 डिग्री, 360/2 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा आंसर। तो पूरे रिंग के चलते सेंटर पे स्ट्रेंथ क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हर तरफ से अट्रैक्ट करेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो यस बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलो। समझ में आ रहा है तो यस बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलो। यस, इसको नोट करके ओके लिखो जल्दी से। ये तुम्हारे 80 वर्मा में दिया था, एल लेंथ को मोड़ के सेमी सर्किल बना दिए, तब स्ट्रेंथ निकालिए, तो ये निकाल लिया। अब कोई कभी सेमी सर्किल दे देगा, कभी क्वार्टर सर्किल दे देगा, कभी 3/4 दे देगा, तो सब बन जाएगा इससे। ये बढ़िया फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे डायरेक्टली, इसको याद रखें डायरेक्टली तो तेज स्टूडेंट कहलाइएगा, डायरेक्टली याद रखिए। तो पॉइंट वाला फॉर्मूला सबको याद रखता है, जब पूरा ये इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी, ये पॉइंट नहीं था, है ना। एक पॉइंट का जो फॉर्मूला GM/r² होता है। अब रिंग हो गया, रॉड हो गया, तो बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन हो गया। तो उसका बेसिक तरीका क्या होता है कि उसको टुकड़े टुकड़े करके एक पॉइंट के चलते निकाल के फिर इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम बोले पूरे रिंग के चलते क्या होगा सेंटर पे स्ट्रेंथ, तो वो जीरो आ रहा था हम लोग का। क्यों जीरो आता है उसको दूसरे तरीके से आप सोच सकते हैं। देखिए ये पूरा रिंग है, ये पूरा क्या है, रिंग है, इसके चलते सेंटर पे आपको स्ट्रेंथ निकालना है। यहाँ इस रिंग को छोटे छोटे टुकड़े में आप बांट दीजिए, सेंटर से जाते हुए डायमेट्रिकली अपोजिट, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए। तो ये टुकड़ा जो मास का है इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये टुकड़ा जो मास का है ये अट्रैक्ट करेगा ठीक उल्टा ऐसे। तो क्या होगा, ये वाला जो टुकड़ा है DM वो अट्रैक्ट करेगा इस यहाँ पे यूनिट मास रख दिए इधर की तरफ, और ये वाला जो टुकड़ा है ठीक उसके उल्टा ऑटोमेटिकली अपोजिट वो अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाए। वैसे ही ये मास DM अट्रैक्ट करेगा इधर D से, और ये मास इस यहाँ पे मटर का दाना रखा हुआ है तो दो अट्रैक्ट करेगा, यूनिट मास का है तो D से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सब बराबर बराबर हो जाएगा ना, दूरी बराबर है, G/DM/r²। उसी तरह से और भी टुकड़ा काटिएगा तो हर एक टुकड़ा कैंसिल कर देगा एक दूसरे। ये खींचेगा इधर D से, जैसे स्क्वायर में कैंसिल हो गया था, ये खींचेगा D से इधर कैंसिल हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रिंग स्ट्रेंथ इज, नेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सेंटर पे, जीरो। यही सेंटर था, सेंटर पे जीरो हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो। सेमी सर्किल के चलते जीरो नहीं हो रहा था, क्वार्टर सर्किल के चलते जीरो नहीं हो रहा था, 270 डिग्री के चलते जीरो नहीं हो रहा था, पूरा रिंग कंप्लीट कर देंगे तो जीरो हो जाए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज इतना ही रहते हैं, स्ट्रेंथ का आप सब क्वेश्चन आप बनाइए। अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल देख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल देख लेंगे।